वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एपेक्स क्लासेस आपको वेलकम करता है और यही अब तक जो आप इंतज़ार कर रहे थे फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए आपके सामने हाजिर है। अब स्टार्ट करने के लिए हम चल पड़े। स्टार्ट फिजिक्स को करने के लिए हम लोगों ने जो पहला लेसन देखा है वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज फिजिक्स। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, साउंड वेव और मैग्नेटिज्म, लाइट। नहीं तो इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हमने, लेकिन कभी आपने सोचा व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, क्या है कॉमन इस सभी में। चलिए उसको फिर हम वन बाय वन चैप्टर अब यहाँ पर रिपीट नहीं करते, लेकिन जो कॉमन थिंकिंग है उसमें, जो कॉमन थॉट है उसमें, उसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर इस ऑब्जेक्ट को थ्रेड से अटैच करके इसको वाटर में इमर्स किया जाए तब क्या होगा। वाटर में जा करके ये बॉडी अपने एक्चुअल वेट से लाइटर हमें रियलाइज कराएगा या हेवियर रियलाइज कराएगा या एज इट इज कराएगा। लाइटर, यस। अगर आप कहते हैं कि लाइटर रियलाइज कराएगा देन यू आर राइट। लाइटर अपीयर होता है। क्यों होता है? क्या हमने इसे वाटर में ले जा करके लाइक दिस, ये बॉडी को हमने वाटर में ले जा करके क्या हमने कुछ कम कर दिया इसके वेट को, या ये आप हो गया नेचुरली? ऐसा हम कर सकते हैं ना, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये इसमें एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि जब भी ये आएगा इसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वाटर इसको वेट को कम करके यहाँ पर महसूस कराता है हमें। कौन सा रूल है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक्चुअल वेट से कम महसूस होता है? चलिए अभी उस रूल को, अभी उस प्रॉपर्टी को अभी इग्नोर करते हैं, पढ़ेंगे आगे, फिर पढ़ेंगे। कुछ दूसरा एग्जाम्पल इससे अगर हट करके लें, अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपसे दूसरा एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन के तौर पे फिर करने जा रहा हूं। देखिए, जब भी बारिश होती है, रेनी सीजन में जब भी बारिश होती है, तो उस बारिश के बाद हमें स्काई में एक कलरफुल पैटर्न मिलता है। आप सब लोग जानते हैं उस कलरफुल पैटर्न को क्या कहा जाता है? रेनबो कहा जाता है। तो रेनबो हमेशा जो आता है तो बारिश होने के बाद आता है, और वो भी सन के अपोजिट डायरेक्शन से आता है, डायरेक्शन में अपीयर होता है ना। सवाल यह है, व्हाई डज रेनबो अपीयर आफ्टर इट रेन्स एंड दैट टू इन द अपोजिट ऑफ सन। सन के अपोजिट में क्यों जब भी बारिश होती है तो रेनबो स्काई में दिखता है, और वो भी सन के अपोजिट? क्या ये नेचुरल फिनोमेना है या मैनमेड है? ये भी नेचुरल फिनोमेना है, जैसे ये नेचुरल फिनोमेना था। ये नेचुरल था, वाटर में इसका इमर्स करना और इसके वेट को लाइटर महसूस कराना हमारे लिए, आपके लिए ये नेचुरल था। हम में से किसी ने इसको वेट को कम नहीं किया। ठीक उसी तरह से रेनबो का अपीयर होना स्काई में भी एक नेचुरल फिनोमेना है। हम में से कोई उसको जहां जाकर के वहां पर फिक्स नहीं करता है नहीं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना जो भी होता है वो क्या यूं ही जैसे तैसे हो जाता है, या कोई उसको रूल कमांड करता है, किसी रूल को वो फॉलो करता है? ऑफ कोर्स कोई ना कोई रूल उसको कमांड करता है, कोई ना कोई प्रिंसिपल या लॉज के तहत वो होता है, गवर्न किया जाता है। नहीं, कौन सा रूल है? क्या वो रूल हमारे सामने ऑब्वियस होते हैं? नहीं, रूल तो होता है, कोई ना कोई रूल है, लेकिन वो रूल हमारे लिए ऑब्वियस नहीं है, नेचर में हिडन है।
उस रूल को हम लोग अपनी मेहनत से, अपने थिंकिंग पावर से डिस्क्लोज करते हैं। इसके लिए प्रोसेस होता है, हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न को आप देखते हैं, पहचानते हैं और फिर उस पर कुछ मेजरमेंट लेते हैं, तब कहीं जा करके कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं और देन फाइनली वी कंक्लूड ए रिजल्ट, है ना। तब हम लोगों को फाइनली एक रिजल्ट मिलता है। यही प्रोसेस है उस रूल को उजागर करने के लिए। जिस फैक्ट को यहाँ समझने के लिए कि वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इमर्स किया जाए तो उसका वेट क्यों एक्चुअली वेट से कम हो जाता है, इसको समझने के लिए भी ये 1-2 दिन में नहीं हुआ होगा। जब आर्किमिडीज ने इसे प्रोड्यूस किया हमारे सामने, तो उससे पहले के लोग कितने साल तक नहीं जानते थे। ये कौन जानता है? हम तो इसे तब से जानते हैं कि इस पर कोई अपथ्रस्ट लगता है जब आर्किमिडीज ने इसे हमारे सामने थ्योरी बना करके पेश किया। नहीं, यस। तो वैसे ही होता है, किसी रूल को आने में साल दर साल लगते चले जाते हैं और कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो फिजिक्स का जो मेन व्यू है कि व्हाट इज फिजिक्स, वो यही है कि जो नेचुरल फिनोमेना हमारे आसपास में होते हैं या नेचर में होते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ लॉ उसको होल्ड करता है। जी, जिस कुछ ना कुछ लॉ पर वो होल्ड होता है, नहीं वो उसको फॉलो करता है, तब कहीं जाकर के वो इवेंट होता है। हम लोग उस लॉ को नहीं जानते हैं, वो नेचर में है फिर भी हमारे सामने ऑब्वियस नहीं है और हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज द मेन थीम ऑफ द फिजिक्स, टू फाइंड द लॉज एंड रूल्स व्हिच डिस्क्लोजेस द फैक्ट ऑफ द इवेंट टेकिंग प्लेस इन आवर नेचर। यही है फैक्ट। हम लोग उस लॉ को ढूंढते हैं जो लॉ किसी नेचुरल फिनोमेना को होते रहने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फिजिक्स को यहीं से डिफाइन करने के लिए। व्हाट इज फिजिक्स? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the rules, principles or laws according to which natural phenomena takes place in nature। जी, नेचर में नेचुरल फिनोमेना जो भी होते रहते हैं उनको कोई ना कोई रूल, लॉ, प्रिंसिपल कमांड करता है। तो फिजिक्स हमारा वही साइंस का ब्रांच है जिसमें उस रूल को ढूंढा जाता है, उस प्रिंसिपल को ढूंढा जाता है और उस लॉज को ढूंढा जाता है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। तो फिजिक्स का ये डिफिनेशन है और हमेशा ये आप याद रखिएगा। अब फिजिक्स को अगर रूल ढूंढने का काम दिया गया है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद हम कोई फाइंड करते हैं रूल्स को, तो फिर ये किस तरह किया जाता है, हम लोग इसे किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जिस किसी भी चीज़ को, जिस किसी भी इवेंट को हमें एक्सप्लेन करना होता है, तो हम उसमें माइंड को अपने स्ट्रेच करते हैं कि उसमें कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जो उसके लिए जिम्मेवार होंगी। माइंड को अपना स्ट्रेच करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए जिम्मेवार होंगी। हम उसमें कुछ बेसिक चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, यही कुछ ऐसा होता होगा और इसी में कुछ चेंजिंग होता होगा जिसकी वजह से ऐसा होता है जो हम लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स में वो नेचुरल फिनोमेना है
है ना। नेचुरल फिनोमेना नेचर में होते रहने के लिए वही क्वांटिटी, वही चीज जिम्मेवार। चलिए क्वांटिटी की बात आ गई, तो क्वांटिटी की अगर बात आ गई तो फिजिक्स को हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो हम लोग पॉइंट यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, क्वांटिटी। तो नाउ यू राइट क्वांटिटी। Anything that can be, which can be measured or weighed is quantity। जो भी चीजें मेजर की जा सकती हैं, जो भी चीजें वेट की जा सकती हैं, वो क्वांटिटी है। मान लीजिए जाए आपसे पूछा जाए क्या ये डस्टर क्वांटिटी है, इसको तो आप रीड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। मान लिया जाए आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये पेन क्वांटिटी है, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं, है ना। तो सवाल ये है कि हम जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उसमें ये डस्टर है या डस्टर का ये लेंथ है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेंथ है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ क्वांटिटी होगा ना कि डस्टर। ठीक है, यस। तो हमेशा याद रखिए जो चीजें हम मेजरेबल पाते हैं वही क्वांटिटी होंगी, जिसको हम लोग मेजरेबल नहीं पाते हैं वो क्वांटिटी नहीं होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के जिस प्रॉपर्टी को हम मेजर कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, वो क्वांटिटी है, वो ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, हम इस क्लासरूम के फ्लोर को, एरिया को मेजर कर सकते हैं। तो जब मेजर कर सकते हैं तो एरिया क्वांटिटी होगा, क्लासरूम नहीं। ठीक है, क्लासरूम का एक और वर्चू है, स्पेस है, वॉल्यूम है यहाँ, तो वॉल्यूम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम भी एक क्वांटिटी है, फिर कहेंगे कि क्लासरूम नहीं। ठीक है, तो यस, अब आप समझ लीजिए कि जो चीज हम मेजर करने जा रहे हैं वो क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए तो अब आपसे एक टेस्ट ऑफ नॉलेज लिया जा सकता है। क्या हमारा नॉलेज क्वांटिटी हो सकता है? क्या हम जो जानते हैं वो क्वांटिटी है हमारे लिए? नहीं, वो हमारे लिए क्वांटिटी नहीं है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो रीजन क्लियर हो जाएगा कि ये एक नॉलेज जो है वो मेजरेबल नहीं है। नॉलेज को आप मेजर नहीं कर सकते, तो नॉलेज भी एक क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसी से फिर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि क्वांटिटी ही अगर रिस्पॉन्सिबल है, तो जो हमने एग्जांपल दिया था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर में सस्पेंड किया जाए किसी थ्रेड से अटैच करके, तो उसके वेट को कम कर देता है, करता है ना जी। वाटर उसके वेट को कम कर देता है। किस वजह से कम करता है, उसमें कौन सी चीजें पैदा हो जाती हैं, ठीक है, उसी को समझने के लिए हम लोग चल पड़े हैं। ठीक है, तो इसके वेट को कम करने के लिए कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई होता होगा इस पर, जो इसको वेट को अपोज करता होगा, है ना। तो ठीक है, फोर्स एक क्वांटिटी है, फोर्स एक क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स को मेजर किया जाना चाहिए। अब मेजर किया जाता है तो फोर्स हमारे लिए एक क्वांटिटी है। लेकिन हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं, ये हमारे लिए, हमारे पास कोई डिवाइस है और होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, फोर्स हमारे लिए क्वांटिटी है। तो सवाल ये है कि क्वांटिटी जो है वो बेसिक क्वांटिटी है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो क्या हम क्वांटिटी को कैटेगराइज कर रहे हैं इसी दो कैटेगरी में? यस, हम क्वांटिटी को इन्हीं दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कोई भी क्वांटिटी को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो दो क्वांटिटी। ठीक है, नाउ यू राइट क्वांटिटी। पहला है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है और बेसिक क्वांटिटी क्या होता है? अभी मैंने कहा था फोर्स क्यों, फोर्स हमारे लिए बेसिक क्वांटिटी है या वो भी किसी क्वांटिटी से मिलकर के बना है। चलिए फोर्स के बारे में हम एक बात करें थोड़ी देर बाद।
लेकिन अब जान लीजिए कि बेसिक क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। तब इससे आप खुद ही आप बता देंगे कि ये डिराइव्ड है या फिर बेसिक है। ये क्वांटिटी which is single in itself, जो अपने आप में अकेला हो। एग्जाम्पल लेंथ, टाइम। और यहां आइए ए क्वांटिटी which is a combination of at least two basic quantities yes example। अब आइए एग्जाम्पल यहां पर देना था, ठीक है। तो हमने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि कोई क्वांटिटी जो अपने आप में सिंगल हो, आप अगर उसे पहचान रहे हो कि ये सिंगल है तो उसको आप कह दीजिए बेसिक है, ठीक है। और अगर आप वो पहचान रहे हो उसमें कि उसमें वो सिंगल नहीं है, उसके साथ कोई और भी है अटैच्ड, तो फिर वो कह दीजिए कि वो डिराइव्ड है। अब एग्जाम्पल के लिए हमने सिंगल में तो दे दिया लेंथ और टाइम। तो जो डिस्टेंस होता है वो एक अपने आप में सिंगल है, टाइम भी अपने आप में सिंगल है। लेकिन अब डिराइव्ड के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल दें? क्या आप ये स्पीड का नाम आपने सुना है? आपने स्पीड का नाम सुना है? चलिए, स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ठीक है, कैसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को मान लेते हैं? यस, मानते हैं बाय डेफिनेशन स्पीड है क्या? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। क्या है स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो जो डिस्टेंस 1 यूनिट टाइम में कवर किया जाए वो क्या है? स्पीड है। तो अगर ऐसा डेफिनेशन है तो डिस्टेंस एक क्वांटिटी हो गया और टाइम दूसरा क्वांटिटी हो गया। अब स्पीड में ये दोनों क्वांटिटी इन्वॉल्व है ना। तो चलिए, अब स्पीड को हम कह सकते हैं ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक क्वांटिटीज। पहला डिस्टेंस जिसको कि हम लेंथ कहते हैं और दूसरा टाइम। तो यस, स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। फोर्स भी क्या है? फोर्स भी ऐसे ही डिफाइन होता है। अगर आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, उसको याद रखा है, तो आप जानते होंगे कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स, है ना, इज नोन एज फोर्स। तो मोमेंटम भी एक क्वांटिटी है। खुद मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो देखिए, मोमेंटम में दो क्वांटिटी हो गया जी, फोर्स में एक तीसरा टाइम हो गया, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मोमेंटम भी हो, चेंज भी हो रहा हो और पर यूनिट टाइम भी हो रहा हो, तो टाइम और मोमेंटम ये दो और हो गए। तो कुल कितने बेसिक क्वांटिटीज में इन्वॉल्व हो गए? मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दो क्वांटिटी कंबाइन है। टाइम फोर्स के लिए आया है डिफाइन करने के लिए, तो ये इसमें इन्वॉल्व होकर के उसको 3 क्वांटिटी बना दिया, है ना। तो 3 क्वांटिटी बना दिया, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि फोर्स डिराइव्ड है। यस, ऑफ कोर्स फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो चलिए एग्जांपल में यहाँ पर आप फोर्स दे सकते हैं, फोर्स ETC। तो अब आप डिसाइड कर लीजिएगा जो भी क्वांटिटी आपके सामने आता है वो बेसिक है या डिराइव्ड है ना। यस, तो अब हमारे पास अगला पॉइंट है या यस आई। किसी क्वांटिटी को, जैसे कि हमने कहा कि एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, जी जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है? इज नोन एज क्वांटिटी, क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि मेजर करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, क्या डिवाइस हैं। अगर हम इस पेन को मेजर करने के लिए कहें, इसको मेजर करने के लिए कहें, तो क्या हम इसे फिंगर से मेजर कर सकते हैं? क्या इस पेन को हम इस डस्टर से मेजर कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन डस्टर तो इससे बदल भी सकता है। हर डस्टर के बदल जाने से, हर पेन के बदल जाने से उसका मेजरमेंट जो होगा वो सबके लिए ऑथेंटिक होगा, ये कैसे कह सकते हैं? इसी क्लासरूम को अगर मेजर करने के लिए आपको कहा जाए कि ऐसे चल करके दिखाइए और बताइए कि कितना स्टेप में आप इस क्लासरूम के लेंथ को क्रॉस करते हैं, जितना स्टेप में आप क्लासरूम के लेंथ को क्रॉस करेंगे उतना ही उसका लेंथ होगा।
तो लेंथ तो स्टेप का बदल सकता है। आप ही में से दो यहाँ पर से चल करके देख लें तो आप बता सकते हैं कि दोनों का लेंथ अलग अलग आ रहा है ना। तो ये स्टैंडर्ड तो नहीं हुआ, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें हम इसे मेजर कर सकें। तो ये हमें स्टैंडर्ड होने के लिए जो हिंट कर रहा है माइंड को वो है यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। तो यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं जिस क्वांटिटी को मेजर करना होता है उसी क्वांटिटी में, उसी में एक स्टैंडर्ड स्मॉलेस्ट यूनिट हो, एक स्मॉलेस्ट पार्ट हो, है ना, वो हमारे लिए स्टैंडर्ड जो होगा स्मॉलेस्ट वही उसका यूनिट होगा। तो द स्मॉलेस्ट चलिए स्मॉलेस्ट को छोड़ दिए, स्टैंडर्ड ही लिखिए। द स्टैंडर्ड ऑफ ए क्वांटिटी with which the quantities compared means measured is unit। अब बताइए, अगर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लें, अभी तो इसी पर डिस्कस कर रहे थे, अगर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लें तो इससे हम मेजर कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, अब 4 के बाद भी कुछ पार्ट्स बच जाते हैं, है ना। अब ये कितना होगा पार्ट जो बचा हुआ है उसको तो हम अंदाजा ही कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन ये स्टैंडर्ड अगर हम मानते हैं तो ये 4 पार्ट्स में आया, 4 टाइम्स में आया और समथिंग मोर बच गया इसका। तो अब हम समथिंग मोर के लिए कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? तो नतीजा ये हुआ कि हम जो इसे स्टैंडर्ड मानने जा रहे थे वो स्टैंडर्ड ये नहीं है ना। इसका लेंथ, इसके लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो फिर स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है? तो स्टैंडर्ड हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए जो भी है वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है ना। लेंथ को मेजर करने के लिए 1 सेंटीमीटर है स्टैंडर्ड, तो वो 1 यूनिट हो गया। हमारे पास मीटर है जी, रूम के लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर है, तो मीटर से हम रूम के लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वो 1 स्टैंडर्ड हो गया। हमारे पास फुट है, फुट से हम लेंथ ऑफ रूम मेजर कर सकते हैं, तो फुट 1 यूनिट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। यस, तो ये चीजें हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब एग्जांपल में ले लीजिएगा यहाँ सेंटीमीटर, मीटर, और अगर टाइम मेजर करना हो तब तो क्या हम उसको भी फुट से मेजर करेंगे? नहीं, उसको फुट से मेजर नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास है सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, वीक, मंथ, है ना, ये सब है, ये सब यूनिट हो सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड हमें लेना है सेकेंड को, ठीक है। तो सेकेंड हो जाता है सेकेंड, ठीक है। ये मीटर है, और ये सेकेंड है, ठीक है। etc, ये सब है स्टैंडर्ड जो किसी न किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम सेंटीमीटर से इस रूम को मेजर करते हैं और 4 टाइम्स हमें मीटर को यूज करना पड़ता है, तो हम कहते हैं ना कि रूम का लेंथ इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट से के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है। तो यही मेजरमेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे आइए यूनिट। अब यूनिट जो है, जो हमने लिया है यहाँ पर, वो हमारे लिए ये बदल रहा है। जैसे लेंथ को ही मेजर करने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है ना। तो क्या ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं? नहीं, ये सिस्टम बना लेते हैं हम कि किस में कहाँ पर हमको यूज करना है। तो एक सिस्टम जब बन जाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो हमें उसमें उसी यूनिट को लेना होता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास क्या क्या है ये जान लीजिए। सिस्टम ऑफ यूनिट है तो मेरे पास कई, सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास कई हैं। एग्जाम्पल के लिए CGS, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, और ये है हमारे लिए ग्राम, और ये है हमारे लिए सेकेंड। ठीक है। उसी तरह से दूसरा है हमारे पास FPS। तो फिर ये क्या है, F से होता है फुट, और P से होता है पाउंड, और S से होता है सेकेंड। ठीक है, यस। तो फुट, पाउंड, सेकेंड। अब इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है। ठीक है। तो सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ग्राम मास को यूज करते हैं मेजर करने के लिए। ठीक है। और सेकेंड टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जब यहाँ पर लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज हुआ, तो इस सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए हम फुट यूज करते हैं, और मास को मेजर करने के लिए पाउंड यूज करते हैं, और टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकंड यूज करते हैं। तब इन समूह का एब्रिविएशन एब्रिविएटेड फॉर्म बना FPS। ठीक है। लेकिन आजकल जो हम लोग फिजिक्स में थोरोली यूज करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो ये नहीं है, वो SI है। ठीक है। तो तीसरा आपको मैं SI बता दे रहा हूँ। SI में ये हो जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इसका फुल मीनिंग हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसका ये फुल मीनिंग है, फुल फॉर्म है। ठीक है। चलिए, तो अब हम SI में देखेंगे। ठीक है। SI को जो हम लोग फुल्ली पूरे फिजिक्स में इसको हम लोग यूज करेंगे, हर जगह पर ये प्रिवेल करता है। तो इसके फायदे क्या हैं? जहां पर CGS में सिर्फ हमारे पास 3 ही बेस क्वांटिटी हैं, वहीं पर SI में हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। ये फायदा है। SI में 7 बेसिक क्वांटिटीज को लिया गया है, और बाकी जो देखा आपने यूनिट्स CGS हो या FPS हो, उसमें 3 क्वांटिटीज को लिया गया है एज बेस यूनिट्स। ठीक है। तो उससे फायदा ये हुआ ना कि SI में ज्यादा बेस क्वांटिटी हमारे पास है। चलिए, तो 7 बेसिक क्वांटिटीज of 7 basic quantities with SI units। जी, SI यूनिट के साथ ये लीजिए। चलिए, तो 7 बेसिक क्वांटिटीज कौन है और उनका SI यूनिट क्या है, हम इसमें जान लें। तो यहाँ पर लिखिएगा क्वांटिटी, और यहाँ पर लिखिएगा यूनिट, और यहाँ SI यूनिट। ठीक है। और यहां पर लिखिएगा सिंबल। तो पहला क्वांटिटी है हमारे लिए लेंथ, और दूसरा जिसका यूनिट होता है मीटर, सिंबल है M। और दूसरा क्वांटिटी है हमारे लिए मास, और यूनिट है किलोग्राम, और इसका सिंबल है kg। तीसरा क्वांटिटी हमारे पास है टाइम, और जिसका यूनिट है सेकेंड, और सिंबल है S। और अगला है चौथे में टेम्परेचर। टेम्परेचर को केल्विन में हम लोग मेजर करते हैं, SI यूनिट देते हैं उसे, और K से उसे लिखते हैं। 5th इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है, सिंबल है A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में मेजर किया जाता है, और इसका सिंबल है CD। और लास्ट वन है यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
और इसको हम लोग मेजर करते हैं मोल में, और इसका सिंबल दिया जाता है मोल ही, या ये MOL मोल। ठीक है, तो आप इतना बेसिक क्वांटिटी जान गए। ठीक है, और याद रखना भी है, सिर्फ जान गए इसी से काम नहीं चलेगा, अब याद रखना भी है। लिख रहे हैं? ठीक, तो आपने ये 7 बेसिक क्वांटिटीज को लिख लिया ना। अब 7 बेसिक क्वांटिटीज के बाद अब इसमें एक रिमार्क्स में दे देता हूं। 7 बेसिक क्वांटिटीज के बाद रिमार्क्स में दे देता हूं ये remarks. There are two more quantities which are known as supplementary basic quantities। दो और क्वांटिटी लिया गया है इस SI सिस्टम में, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 बेसिक क्वांटिटीज के साथ इसको दो और अलग से लिया गया है। ये एक दोनों क्वांटिटी जो है वो एंगल पर बेस्ड है, कह सकते हैं आप। यहाँ पर पहला है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये भी दो एंगल ही है, एंगल और सॉलिड एंगल। एक को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, दूसरे को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसको सिंबल देते हैं ओमेगा। और ऐसा यूनिट पहले लिखिए इसका, एंगल का ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसके लिए आप लिखिए रेडियन, और इसके लिए आप लिखिए स्टेरेडियन, रेडियन। तो ये रेडियन हो गया, ये रेडियन हो गया। ठीक है, ये दो यूनिट हो गए, दो एंगल क्वांटिटी हुए ना, एक एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या लिया गया है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या लिया गया है, स्टेरेडियन। सवाल ये है कि अब इन दोनों को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, जब सर्कल के किसी आर्क को हम लेते हैं और उसके लेंथ को हम डिवाइड करते हैं सर्कल के रेडियस से, तो जो वैल्यू आता है वो एंगल का वैल्यू कहलाता है, जो एंगल बनता है आर्क के जरिए सेंटर पर, लेकिन पढ़ा जाएगा किसमें, रेडियन में। एंड इज, है ना, यही लिखा है, द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज रेडियन ए रेडियन, इज रेडियन रेडियन। रेडियन में पढ़ा जाता है वो एंगल कौन, जब वो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड किया जाता है उसके रेडियस से। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे। यहां पर एक डायग्राम बना के मैं दिखला दूं, ये रहा, लीजिए, ये ओ सेंटर हो गया, ए और बी, ये आर्क का लेंथ हो गया, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ आर्क एल हो गया। ठीक है, और ये रेडियस हो गया। तो ये लेंथ ऑफ आर्क, ये ए बी कौन सा एंगल बना रहा है, तो यहाँ एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये सेंटर पे एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो दैट इज थीटा इक्वल टू एल बाई आर इन रेडियन, है ना। अब समझ में आई बात, यस, अब समझ में आया कि रेडियन क्या होता है। तो जब हम लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड करते हैं रेडियस से, तो जो वैल्यू आता है वो एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल का वैल्यू होता है जी, और वो रेडियन में पढ़ा जाता है। यह डिफिनीशन है रेडियन के लिए। ठीक है, और एसआई यूनिट में जब भी हम एंगल को एक्सप्रेस करेंगे तो रेडियन में ही एक्सप्रेस करेंगे। आइए अब सॉलिड एंगल को जाने कि वो क्या होता है। सॉलिड एंगल को जानने के लिए
सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को जानने के लिए, जिसे हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, है ना, किससे लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ओमेगा से। अब आइए, तो अब इसमें हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, डिफिनीशन वैसे ही है, लेकिन फर्क ये है कि ये सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल है, यानी स्पेस में बनने वाला है। तो इसमें हमें प्लेन फिगर नहीं, हमें 3 डायमेंशनल फिगर चाहिए। और स्फीयर 3 डायमेंशनल के लिए बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे सर्किल प्लेन फिगर के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो वैसे अब यहाँ पर लेंथ लिया था सर्किल में, लेकिन अब सर्किल में लेंथ लेने के, सर्किल में जो लेंथ लिया था, अब हम स्फीयर में हम उसके बदले में एरिया लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं, द एंगल मेड बाय एन एरिया, मेड बाय एन area at the center of a sphere, of a sphere is read in स्टेरेडियन। इसको आप लिख लीजिए इन स्टेरेडियन। when the area of a sphere is divided by its रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है। तो अब आइए और तब लिखेंगे दैट इज ओमेगा इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे आप स्क्वायर, है ना, और तब इसको आप लिखेंगे इन स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, चलिए ये हुआ स्टेरेडियन का एंगल के लिए डेफिनेशन। ठीक है, आप सब समझ गए। प्लेन में आपको क्या लेना है, सर्किल, सर्किल में क्या लेना है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क को किससे डिवाइड करना है, रेडियस से। चलिए सॉलिड एंगल के लिए आपको क्या करना है, सॉलिड एंगल के लिए आपको लेना है स्फीयर, और स्फीयर को एरिया लेकर के, स्फीयर का फुल एरिया लीजिए या पर्टिकुलर एरिया लीजिए, जितना लीजिएगा उसी एरिया को डिवाइड कीजिएगा रेडियस के स्क्वायर से, है ना। तो रेडियस के स्क्वायर से जब डिवाइड कीजिएगा तो जो आएगा वो सॉलिड एंगल को डिफाइन करेगा। इसी पॉइंट पर मैं ये क्लास को ओवर करता हूँ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।